निश्चित रूप से। फिल्म की शुरुआत एक चिकनी काली कार के आगमन से होती है। जैसे ही यह रुकती है, इसका इंजन धीमी गति से चलने लगता है। वाहन से बाहर निकलते ही कैथरीन का फाल्कनर की उत्साही उपस्थिति से स्वागत होता है, एक व्यक्ति जिसकी आंखों में उत्साह की चमक है। फॉकनर ने कैथरीन को निमंत्रण देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसे उस अभूतपूर्व परियोजना का गवाह बनने के लिए कहा जिसमें वो अपना दिल और आत्मा लगा रहा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, वातावरण प्रत्याशा की विद्युत ऊर्जा से गूंज उठता है। कैथरीन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं जब वो हाईटेक प्रयोगशाला को देखती है, जो मशीनरी की गड़गड़ाहट और जटिल डेटा प्रदर्शित करने वाले मॉनिटर की चमक से स्पंदित होती है। फॉकनर प्रौद्योगिकी के चक्रव्यूह के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता है, उसे एक विशिष्ट क्षेत्र में ले जाता है जहां उसकी कार एक साहसी प्रयोग का विषय है जो संभव की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। सांस रोककर चलने की भावना के साथ वे परीक्षण शुरू करते हैं, जिससे वाहन में शक्ति का संचार होता है। कमरे में तनाव भर जाता है क्योंकि वे उत्सुकता से सच्चाई के क्षण का इंतजार करते हैं। अचानक उन्हें आश्चर्य हुआ, कार हवा में गायब हो गई और पीछे केवल ओजोन का हल्का सा झोंका रह गया। फिर भी उनकी जीत अल्पकालिक होती है क्योंकि दीवारों के माध्यम से अजीब और अस्पष्ट शोर गूंजने लगते हैं, जिससे उनका प्रारंभिक उत्साह पूर्वाभास अनिश्चितता की भावना में बदल जाता है। कथा फिलाडेल्फिया के हलचल भरे शहर से लगभग 12 मील दूर एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ऊपर के शांत हवाई क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर शानदार ढंग से उड़ रहा है। इसके ब्लेड लयबद्ध चक्कर के साथ हवा में उड़ रहे हैं। शांतिपूर्ण उड़ान के बीच एक अप्रत्याशित व्यवधान उत्पन्न होता है क्योंकि पायलट एक विशाल जहाज के अचानक उभरने से आश्चर्यचकित हो जाता है, जो प्रतीत होता है कि पतली हवा से बाहर आ रहा है। एक सेकंड में हेलीकॉप्टर अप्रत्याशित बाधा से टकराता है, जिससे धातु के टुकड़े और ईंधन की तीखी गंध हवा में फैल जाती है। इस बीच प्रयोगशाला में एक बार जीवंत माहौल सामूहिक चिंता और बढ़ती चिंता की स्थिति में बदल गया है। चिंता शोधकर्ताओं और तकनीशियनों के चेहरे पर खुद ब खुद उभर आती है क्योंकि वे उसी कार की घबराहट भरी अनुपस्थिति से जूझ रहे हैं जो कुछ ही समय पहले उनके महत्वाकांक्षी प्रयोग का विषय थी। अनिश्चितता की बड़बड़ाहट हवा में तरंगित हो रही है, जो कीबोर्ड के कभी कभार क्लिक करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की धीमी गड़गड़ाहट से विरामित होती है। ये तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि वांछित परिणाम उनकी समझ से दूर हो गया है, जिससे कमरे में निराशा और आशंका का एक खालीपन छा गया है। कहानी धीरे धीरे अपना ध्यान हलचल भरे शहर के दृश्य के बीच स्थित एक विचित्र छोटी कॉफी शॉप पर केंद्रित करती है, जहां ताजी बनी कॉफी की सुगंध दोस्ताना बातचीत के नर्म शोर और कपों की खनक के साथ मिल जाती है। इस आरामदायक परिक्षेत्र के भीतर दो महिलाएं, जिनके चेहरे बातचीत और उद्देश्य से जीवंत हैं, गर्मजोशी और शालीनता के साथ संरक्षकों से मिलने में व्यस्त हैं। इस आरामदायक दृश्य के बीच में एक परिचित व्यक्ति फ्रेम में प्रवेश करता है, काल नाम का एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी। उनके आगमन से माहौल में सौम्य आश्वासन और अपनापन का भाव भर जाता है, जिससे महिलाओं के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान आ जाती है क्योंकि वे एक दूसरे को प्यार से गले लगाती हैं। साउंड ट्रैक से हंसी की हल्की आवाज और कॉफी के कपों की खनक से लेकर उनके कोमल आदान प्रदान तक वातावरण को आराम और सहजता से भर देते हैं। हालांकि जैसे जैसे मिनट बीतते हैं, काल के फोन की तीखी घंटी से शांत वातावरण अचानक बाधित हो जाता है, जो शांतिपूर्ण माहौल को अचानक हवा के झोंके की तरह काट देता है। अपने चेहरे पर अफसोस की झलक दिखाते हुए काल ने पश्चाताप के स्पर्श के साथ अपनी क्षमायाचना व्यक्त करते हुए अपनी प्रेमिका को कोमलता से अलविदा कहा। एक दृढ़ लेकिन अनिच्छुक कदम के साथ वो बाहर निकल जाता है और अपने पीछे अपनी उपस्थिति की एक हल्की सी प्रतिध्वनि और अपने स्नेह की गर्माहट छोड़ जाता है। इसके बाद अजीबोगरीब घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के सामान्य ताने बाने पर एक असली पर्दा डाल देती है। काल शहरी भूल भुलैया को नेविगेट करते हुए हेलीकॉप्टर के दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है, केवल उसी डामर पर आराम करते हुए एक विशाल जहाज की विस्मयकारी दृष्टि से स्वागत किया जाता है, जो कभी कारों और पैदल चलने वालों का क्षेत्र था। इस बीच प्रयोगशाला की सीमा में कैथरीन और फॉकनर एक शांत लेकिन एनिमेटेड बातचीत में संलग्न हैं। उनकी सिकुड़ी हुई भुहें स्थिति की गंभीरता का संकेत दे रही हैं। संबंधित लैब कर्मचारी द्वारा दी गई परेशान करने वाली खबर से उनका संवाद क्षण भर के लिए बाधित हो जाता है, जो बताता है कि अस्पष्ट शोर का स्रोत कोई और नहीं बल्कि पुराना यूएसएस एल्ड्रिज है। इसके बाद दृश्य काल की ओर मुड़ता है। उसकी आवाज में तात्कालिकता थी क्योंकि वो नौसेना और पुलिस को उन्मत्त कॉल करता है। आश्चर्य और अविश्वास से भरे स्वर के साथ वो उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंसक यूएसएस एल्ड्रिज के अप्रत्याशित रूप से देखे जाने की सूचना देता है, जो समकालीन विमानों और आधुनिक यात्रा के लिए बने रनवे पर चुपचाप खड़ा था।
जैसे ही रात शहर पर अपना काला पर्दा डालती है, एक आदमी चौंक कर जाग जाता है। एक ज्वलंत दुस्वप्न के अवशेषों से जूझते हुए उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा होता है। सहज रूप से वो फोन को टटोलता है। उसकी कांपती उंगलियां परिचित अंकों का पता लगाती हैं। जब वो अधिकारियों के लिए नंबर डायल करता है, उसकी आवाज तात्कालिकता से कांपती है क्योंकि वो खराब चरण जनरेटर की रिपोर्ट करता है। हालांकि जैसे जैसे वो अपने सहकर्मियों तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसकी परेशानी बढ़ती जाती है, लेकिन उसे एक परेशान करने वाली खामोशी का सामना करना पड़ता है जो रात के खालीपन में गूंजती है। स्थिति की गंभीरता को व्यक्त करने के प्रत्येक हताश प्रयास के साथ उसकी आवाज लड़खड़ाती है। उसके शब्द बहरे कानों पर पड़ते हैं क्योंकि परछाइयां मदद के लिए उसकी पुकार को निगलने लगती हैं, जिससे वो एक ऐसी दुनिया में अलग थलग पड़ जाता है जो अचानक अपरिचित और अमित्र महसूस करती है। जब वो इस भयानक अनुभूति से जूझता है कि उसकी समझ से बहुत परे कुछ चल रहा है, तो उसकी रगों में बेचैनी की कंपकंपी दौड़ जाती है, जिससे एक बार परिचित परिवेश पर भय और अनिश्चितता का साया मंडराने लगता है। निम्नलिखित दृश्य में फॉकनर और कैथरीन एक विमान में हैं और यूएसएस एल्ड्रिज और उसके चालक दल के बारे में बात कर रहे हैं। कैथरीन बताती हैं कि यूएसएस एल्ड्रिज और उसका चालक दल 1943 में एक प्रयोग के दौरान लापता हो गए थे। फॉकनर ने उनसे सभी विवरण और फाइलें उपलब्ध कराने के लिए कहा क्योंकि वह इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। इसके बाद दृश्य काल पर केंद्रित हो गया, जहां वह अपनी प्रेमिका को अपनी अजीब एनकाउंटर के बारे में बता रहा था। वह अभी भी सदमे में था और स्थिति से चकित था। काल को जहाज से अजीब आवाजें आती सुनाई दी। जैसे ही वह पास आया, उसे एहसास हुआ कि जो आदमी जनरेटर मुद्दे के बारे में बात कर रहा था वो वास्तव में एक उत्तरजीवी था। उसने कुछ बीमों को छुआ और अचानक खुद को जहाज के बाहर पाया। अगले दृश्य में काल अजीब जहाज के बारे में उत्सुक हो जाता है और उसके चारों ओर कुछ किरणें देखता है। वो किरणों को छूता है और अचानक खुद को जहाज के अंदर पाता है। उसी समय उसकी प्रेमिका बहुत चिंतित महसूस करते हुए घटनास्थल पर पहुंचती है। काल अंदर रहते हुए फोन करने की कोशिश करता है। अचानक रीड सहित जहाज गायब हो जाता है। इसके बाद दृश्य जहाज से बचे व्यक्ति की ओर चला गया, जो चारों ओर घूम रहा था, अपने आसपास के लोगों और चीजों से पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। पुराने युग से आने के कारण वह आधुनिक इमारतों, पहनावे, लोगों और जीवन शैली को देखकर दंग रह गए। फिर उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी और वह तारीख देखकर चौंक गया, जो 27 अगस्त 2012 थी। वो उस कॉफी शॉप में गया जहां काल की प्रेमिका काम करती थी। उसने कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर चला गया। इसके बाद ये दृश्य अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला को दर्शाता है। काल की प्रेमिका मॉली कॉल करती है और उसे उस अजीब आदमी के बारे में बताती है जो उसे कॉफी शॉप में मिला था। इस बीच प्रयोगशाला में वैज्ञानिक एक ऐसे प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो गलत हो गया है, जिससे दुनिया भर में तबाही मची है। उत्तरजीवी को किरणों और प्रयोगशाला में हो रहे प्रयोग से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। जहाज स्क्रीन पर फिर से दिखाई देता है। शिकागो शहर की एक इमारत पर उतरता है, जिससे घबराहट और अराजकता फैल जाती है और लोग भागने लगते हैं। इसके बाद दृश्य मॉली के घर की ओर बढ़ता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका सामने का दरवाजा खुला है। चिंतित होकर वो सुरक्षा के लिए एक छड़ी पकड़ लेती है और सावधानी से प्रवेश करती है। अंदर उसे मेज पर किताबें मिली, जिनमें जीवित बचे लोगों के बारे में तस्वीरें और जानकारी थी। अचानक वो एक शोर सुनती है और सतर्क हो जाती है। उसे आश्चर्य हुआ जब वो उसी उत्तरजीवी को देखती है जो मॉली का दादा निकला। वो उसकी दादी के बारे में पूछता है और उसके निधन के बारे में जानने के साथ साथ 3 साल पहले मॉली की मां की मृत्यु के बारे में जानकर वह दुखी हो जाता है। जब मॉली फोन पर बात कर रही होती है तो वो टीवी चालू कर देती है, जो जहाज के आगमन के बारे में समाचार दिखाता है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है और कैथरीन और फाल्कनर गायब हुए जहाज की भौतिकी और तर्क पर चर्चा करते हुए इसके विनाशकारी प्रभावों को रोकने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। फिर यह मॉली और उसके दादा विलियम गार्डनर की बातचीत पर केंद्रित हो जाता है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और जब मॉली उसे खोलने जाती है, विलियम छिपने की कोशिश करता है। दरवाजे पर उसे एक सरकारी अधिकारी मिलता है जो गार्डनर के बारे में पूछता है। इसी बीच गार्डनर पीछे से निकलता है और अधिकारी पर हमला कर देता है। इसके बाद दृश्य तीव्र हो गया। कई चीजें एक साथ घटित होने लगी। कैथरीन और फॉकनर का ध्यान प्रयोगों को नियंत्रित करने पर था। मॉली और गार्डनर सरकारी अधिकारी से छिपने की कोशिश कर रहे थे, अंततः एक कॉफी शॉप में शरण ले रहे थे। अंदर मॉली भागने के लिए कुछ पैसे और कार की चाबियां ले गई, लेकिन अधिकारी ने उनका पीछा किया।
जब पूछताछ की गई तो मॉली के दोस्त ने गार्डनर को जानने से इनकार कर दिया, लेकिन अधिकारी ने कैमरों की जांच की और सच्चाई का पता लगाया। बिजली की चिंगारियों ने जहाज को घेर लिया, जो शिकागो से इसके आसन गायब होने का संकेत दे रहा था, जो जल्द ही एक वास्तविकता बन गई। कैथरीन और फॉकनर अपने प्रयोगों के कारण घबराए हुए और परेशान महसूस कर रहे थे, क्योंकि जहाज के व्यापक विनाश के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पैदा हो रहे थे। इस बीच मॉली और गार्डनर को जहाज के एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति मोर्टन सेलिंगर से मिलने के लिए गाड़ी चलाते देखा गया। वे उसके स्थान पर पहुंचे और फिर दृश्य प्रयोगशाला में स्थानांतरित हो गया, जहां फॉकनर ने अपने सहयोगी को जनरेटर बंद करने का निर्देश दिया। दृश्य मॉली, गार्डनर और सेलिंगर में बदल गया, जहां सेलिंगर ने एक कहानी सुनाई कि कैसे वैज्ञानिकों ने रक्षा विभाग के सहयोग से उसे 20 साल पहले भर्ती किया, जिससे उसे अपनी मौत का नाटक करने के लिए प्रेरित किया गया। इस बीच कैथरीन और फॉकनर परियोजना पर चर्चा कर रहे थे। कैथरीन ने सरकारी अधिकारी से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उन्होंने गार्डनर के पुराने दोस्त सेलिंगर का पता लगा लिया है। उसने अधिकारी को निर्देश दिया कि उसे जीवित या मृत दोनों तरह से लाया जाए। फॉकनर ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि उन्हें उनकी जीवित जरूरत है, क्योंकि वे परियोजना और उनके विरोधियों के लिए महत्वपूर्ण थे। दृश्य में गार्डनर ने सेलिंगर को बताया कि वह जहाज से एकमात्र जीवित बचा था, क्योंकि अन्य सदस्य एकजुट हो गए थे। सेलिंगर ने जहाज पर उसके स्थान के बारे में पूछताछ की, जिस पर गार्डनर ने उत्तर दिया कि वह पोस्ट जनरेटर क्षेत्र में था। सेलिंगर ने सुझाव दिया कि जनरेटर उसके शरीर के परमाणुओं के साथ जुड़ गया था, जिससे जब भी जहाज दिखाई देता था या फिर से प्रकट होता था तो उसे बिजली के झटके महसूस होते थे। मॉली ने पूछा कि क्या उसका प्रेमी अभी भी जहाज पर जीवित होगा, क्योंकि उसे उसके फोन से कॉल आ रही थी। सेलिंगर ने अपना फोन पानी में फेंक दिया, ये चेतावनी देते हुए कि इसका पता लगाया जा सकता है। अगले दृश्य में सरकारी अधिकारी को गार्डनर की कार पर गोलीबारी करते हुए दिखाया गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन सेलिंगर बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने गार्डनर को सूचित किया कि उन्हें और जहाज दोनों को 1943 में लौटने की जरूरत है। सेलिंगर ने एक शोध संस्थान का उल्लेख किया जहां उनकी वफादार टीम काम करती थी। मॉली और गार्डनर चले गए। रास्ते में उनका सामना कई पुलिस अधिकारियों से हुआ, जिनसे बचने के लिए वे कारों के पीछे छिप गए। जैसे ही कार के पुनः प्रकट होने का समय नजदीक आया, गार्डनर को बिजली के झटके महसूस होने लगे। बिजली और चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक कार में आग लग गई, जिससे पुलिस का ध्यान भटक गया। मॉली और गार्डनर भागने में सफल रहे। जहाज एक रेगिस्तान में फिर से दिखाई दिया, जहां कैथरीन ने इसे नष्ट करने के इरादे से सेना को उस पर बम गिराने का आदेश दिया। हालांकि योजना विफल हो गई, क्योंकि जहाज के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र के कारण एक जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज इंग्लैंड के पश्चिमी तट पर उतरा, जिससे परमाणु रिएक्टरों को नुकसान हुआ। मॉली और गार्डनर सेलिंगर के संस्थान पहुंचे और उन्होंने शोध दल को मृत पाया। उनके सिर में गोली लगी थी। सरकारी अधिकारियों और पुलिस ने उनका पीछा किया। गार्डनर पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन उसके शरीर के चुंबकीय क्षेत्र ने उसे बचा लिया। मॉली के पैर में गोली लगी। फॉकनर पहुंचे और उन्हें आश्रय की पेशकश की। उन्होंने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। मॉली, एक कुशल हैकर, ने संस्थान के अनुसंधान वैज्ञानिक के लैपटॉप से डेटा पुनर्प्राप्त करने का प्रयास किया। वे एक प्रयोगशाला में पहुंचे, जहां वे सफलतापूर्वक जहाज ले आए। कैथरीन पहुंची और अपनी प्रशंसा व्यक्त की। फॉकनर ने उनसे लोगों को गोली मारना बंद करने और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। हालांकि कैथरीन जहाज पर बमबारी करने के लिए दृढ़ रही। फॉकनर और मॉली द्वारा हस्तक्षेप न करने की अपील के बावजूद उसने फॉकनर को गोली मार दी। इस बीच गार्डनर जनरेटर को निष्क्रिय करने के लिए जहाज में प्रवेश करने में कामयाब रहा। फिल्म अपने रोमांचक चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जहां दांव ऊंचे थे। गार्डनर ने जनरेटर को निष्क्रिय करने के लिए संघर्ष किया, जबकि कैथरीन मशीनरी को ट्रक में लूटने में व्यस्त थी। एक सरकारी अधिकारी जहाज पर चढ़ गया और गार्डनर से लड़ने लगा। फॉकनर कैथरीन से बंदूक लेने में कामयाब रहे और मॉली ने उसे गोली मार दी। इस बीच काल ने मॉली के दादा का बचाव किया। गार्डनर ने एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी अधिकारी की मृत्यु हो गई। उसने काल को वहां से चले जाने का निर्देश दिया, क्योंकि वह स्थान नष्ट होने वाला था। मॉली भी बाहर चली गई। इसके बाद जहाज 1953 में वापस चला गया। अंतिम दृश्य में गार्डनर को एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो मॉली के साथ एक साधारण जीवन जी रहा है। मॉली ने अपने सच्चे प्यार से शादी कर ली और वे सभी हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।